तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। खबर वही कतर से कि कतर की कल एक कोर्ट ने, निचली अदालत ने भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सज़ा सुनाई है। अभी सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इस सज़ा के बाद अभी ऊपरी अदालत और बाकी कोर्ट बाकी है, तो ये आखिरी फैसला नहीं है। और कतर के इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है, अपने देश में भी है कि निचली अदालत ने कुछ और फैसला सुनाया, ऊपरी अदालत ने पलट दिया। तो उम्मीद और दुआ यही हम सबकी कि ऊपरी अदालत में ये मामला पहुंचेगा और उसके बाद ये फैसले से शायद पलट जाए। लेकिन ये फैसला आया कि इस फैसले के आने की नौबत क्या थी और इस फैसले के पीछे की कहानी क्या थी। ये 8 इंडियन नेवी के एक्स यानी कि पूर्व रिटायर्ड अफसर, ये हैं कौन, इनकी क्या भूमिका रही, क्यों शक के घेरे में आए। और कतर जैसा देश जो एक बड़ा ही पीसफुल शांत देश, जिसके भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो ये जो कहानी है 8 एक्स नेवी अफसरों की, ये मामला क्या है ये मैं आपको बताऊं। उस मामले को समझने के लिए थोड़ा सा अगर पीछे चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ज़माने में कतर, अभी जो कतर जो तुर्की है, अब तुर्की है उसका नाम हो गया यानी कि टर्की, तो टर्की का शासन था कतर पर और तुर्की के अधीन था। ये छोटा सा देश, 27 लाख से भी कम आबादी, उस वक्त तो और भी कम आबादी थी, तो टर्की के अंदर में था। फिर बाद में जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, तो एक वक्त ऐसा आया जब कतर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया और ब्रिटिश हुकूमत आई जैसे अपने ऊपर थी। तब ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटेन ने पूरा बागडोर इस देश का भी अपने हाथ में ले लिया, वहाँ उनकी हुकूमत चलने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत का सूरज डूबने लगा। जैसे हम आज़ाद हुए, इंडिया को आज़ाद किया, इज़राइल पे कब्ज़ा था वो छोड़ा, फ़लस्तीन को छोड़ा, लेकिन हर जगह छोड़ने से पहले अंग्रेज़ों ने कुछ खुराफात भी किए। जैसे हर देश के टुकड़े, चाहे वो इंडिया का, जाते जाते पाकिस्तान बना दिया, वहाँ इज़राइल को अलग देश बनाया तो फ़लस्तीन इज़राइल के 2 टुकड़े कर डाले। तो कतर तो वैसे ही छोटा सा देश है, छोटी सी आबादी है, उसके क्या टुकड़े करेगा। मतलब ये हो गया कि एक मोहल्ले के आप कितने टुकड़े करोगे, मोहल्ले जैसा साइज़ और उससे कम आबादी। तो अंग्रेज़ों ने ये किया, उन्होंने देखा कि ये बड़ा छोटा सा देश है, इसकी हिफाजत कौन करेगा। तो उन्होंने कतर को सऊदी अरब के हवाले कर दिया और सऊदी अरब से कहा कि भाई तुम इनकी देखभाल करो एक बड़े भाई की तरह, और देखो इनको कोई नुकसान ना हो, ठीक ठाक ही रहें। तो अब सऊदी अरब के हाथ में कतर था, सऊदी अरब का कंट्रोल चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब कतर के लोग थे, वो उनकी आवाज़ें उठने लगी थी। वो चाहते थे कि सऊदी अरब हटे, हम कब तक दूसरों के मोहताज रहें, हमारा अपना आज़ाद हो, हम अपने देश हो, अपने नियम, अपने कानून हो। तो अब कतर के अंदर ये आवाज़ जब उठने लगी, तो धीरे धीरे फिर एक ऐसा वक्त आया कि कतर को सऊदी अरब को छोड़ना पड़ा। मोहम्मद अल थानी, जो कतर के एक शख्स जिनको कतर का असली संस्थापक कहा जाता है, तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी इज्जत है। उसके बाद शेख हमद, ये जब आए और कतर में इन्होंने अपनी सत्ता हाथ में ली, जब चूँकि सऊदी अरब का कंट्रोल था, लेकिन वहाँ के जो लोकल और बाकी चीज़ें इशू थी वो आप अपने आप संभालिए, जो हर जगह होता है, बस ऊपर से हाथ रखा जाता है कहने को। तो जब शेख हमद आए कतर में, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अब हम इतने मतलब अपने आप के हम शक्तिशाली हैं कि हम अपने देश की खुद हिफाजत कर सकते हैं, हमें किसी सऊदी अरब और किसी और की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे सऊदी अरब से कहा कि भाई अब अपना देश देखिए, हमें अपना देश देखने दीजिए। और शेख हमद ने कतर की सत्ता संभालते ही सऊदी अरब से ख़ुद को अलग कर लिया। अब ये है कि कतर पूरी तरह से आज़ाद, पूरी तरह से अब जो मर्ज़ी आए वो अपना, वो और उनके लोग करें। तो अब सऊदी अरब जो कई बरस तक कतर का सरबराह बना रहा, बड़ा भाई बना रहा, अब अचानक एक झटके में कतर अलग हो गया, बोला अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब कतर ने सऊदी अरब से अपना दामन छुड़ा लिया। अब ये सारे मिडिल ईस्ट के देश हैं, अरब देश कहलाते हैं, कतर भी है, सऊदी अरब भी है। तो सऊदी अरब को बुरा लगना ये ज़रूरी था कि देखो छोटा सा देश
हमें आंखें दिखाकर हमसे अलग हो गया। तो सऊदी अरब और कतर के अंदर रिश्ते के अंदर कड़वाहट आ गई। अब सऊदी अरब को लगा कि इस तरीके से ये चले गए तो अब क्या करें, कड़वाहट थी। इधर कतर को भी मालूम था कि सऊदी अरब नाराज़ है इस बात से कि हम अलग हो गए हैं, तो उसे डर था कि पता नहीं सऊदी अरब कोई एक्शन न ले ले। अब ऐसे में कतर की जो राजशाही, वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ पे किंगडम है एक तरह का, तो उन्होंने कहा कि अब अपने देश की हिफाजत कैसे करें। सऊदी अरब जैसा देश है बराबर में, उससे हमने एक तरह से बैर मोल ले लिया, ख़ुद को अलग करके। हमने कहा आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ये अपनी सेना कैसे बनाएं, ले दे के कुल तब तो 20 लाख के करीब भी आबादी नहीं थी, अब तो खैर 27 लाख से थोड़ा नीचे है। तो उन्होंने कहा कि हम तो कुल मिला के आबादी इतनी है कि शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। अब इतनी सी आबादी में, इतने बड़े देश में, छोटे से, कहाँ एयरफोर्स, कहाँ नेवी और कहाँ आर्मी, लाए कहाँ से लोग देश की हिफाजत करने। लेकिन पैसा बेशुमार था। बहुत सारे देशों का उन्होंने एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा काम करते हैं, हमारे तो वो है नहीं कि हम न इतने लोग हैं हमारे पास, तो किसी बाहरी ताकतवर मुल्क को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भैया वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें तैयार करें। तो इत्तेफाक से अमेरिका के साथ कतर के रिश्ते अच्छे थे, क्योंकि अमेरिका को भी फ़ायदा होता कतर से, गैस का भंडार कतर के पास, आपके तेल का कुआं। तो अमेरिका के लिए कतर सोने की मुर्गी। तो अमेरिका के ठीक ठाक रिश्ते, कतर ने कहा कि आप हमारे लिए जो है वो सैनिक अड्डा बनाइए। तो इत्तेफाक से अमेरिका ने एक सैनिक अड्डा बनाया था नेवी का, जो कतर के बाहर, और उस वक्त जब सऊदी अरब के ये अंडर में था, तो सऊदी अरब की भी जिम्मेदारी थी कतर की सुरक्षा। तो वही सैनिक अड्डे को ठीक ठाक कर अमेरिका ने कतर को दे दिया, कहा ये लो, बाकी तुम्हारी हिफाजत के लिए तो हम लोग बैठे ही में। तो अब सैनिक अड्डा भी बन गया। अब सैनिक अड्डा बना, उसके बाद कतर ने अपने डिफेंस सिस्टम को ही मजबूत करना शुरू किया, क्योंकि उसकी जो पूरा आप ज्योग्राफी देखें ना, भौगोलिक स्थिति, तो उसे लगता है कि भाई यहाँ पे सारे बड़े बड़े तुर्रम खां देश हैं, सऊदी अरब से वैसे ही पंगा ले रखा है। फिर कतर पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि ये हमास को फाइनेंस करता है, जो अभी इजराइल में चल रहा है। तो बहुत सारे अरब देशों ने एक वक्त कतर पे बैन लगा दिया था। तब मुस्लिम देश ही एक दूसरे मुस्लिम देश के ऊपर बैन भी लगा चुके हैं। तो लगा कि कहीं इन लोगों का थोड़ा दिमाग घूम गया, कभी हमला ना करते। तो कतर ने अपनी डिफेंस सिस्टम, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला किया, ताकि ऐसे किसी भी हमलों से ख़ुद को बचाया जा सके। अमेरिका ने उसकी मदद की। उसके बाद अब कतर ने अपने सैन्य अड्डे और ये सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। अब चूँकि लोग कम थे, शुरू में मैंने बताया, तो अब इनको बाहर से करना है, तो इन्होंने अलग अलग लोगों को एक तरह से ठेके पे काम दे दिया, हमारी सुरक्षा करो भाई। तो इसी दौरान एक कंपनी की एंट्री होती है कतर में। इस कंपनी का नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़। अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, असल में ये कंपनी ओमान की है। ओमान भी पड़ोसी देश है। तो ओमान के एक रॉयल ओमान एयरफोर्स, उनके रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है, उनका नाम है खामिस अल आज़मी। तो खामिस अल आज़मी ये रॉयल ओमान वायुसेना के एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, ये इस कंपनी के सीईओ हैं। यानी कि खामिस अल आज़मी जो है ये ओमान के सिटीज़न हैं और अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी हो गई। अब इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम ये है कि ये कतर को डिफेंस, उनकी मतलब रक्षा, सुरक्षा और दूसरी तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं कतर की, उनको ट्रेनिंग देना और उनको खुद के डिफेंस के लायक बनाना, अपनी हिफाजत करना, अपने देश की हिफाजत करना, उसके लिए। और ख़ास तौर पर उनकी जो नेवी है कतर की, उस नेवी को ट्रेनिंग देना कि कैसे काम करना है, कैसे कभी कोई हमला करे तो कैसे बचना है। तो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ का काम था कि कतर के डिफेंस सिस्टम में काम कर रहे लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना, नए हथियारों के बारे में बताना और नेवी को ट्रेन करना। बड़ा काम था, बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ था
अल दहरा कंपनी को ओमान की। इन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया बरसों, मतलब 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब ये वहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने अलग अलग ऐसे ही एक्सपर्टीज़ को अपनी टीम में रखा अपनी कंपनी में, क्योंकि ट्रेनिंग कोई आवाम आदमी तो नौकरी पे जाके देगा नहीं। तो अब खुद रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थे खामिस अल अज़मी, और ये उस कंपनी के CEO। तो अब अगर कतर के नेवी अफसरों को और उनके लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो फिर ऐसे ही एक्सपर्ट्स चाहिए। तो उन्होंने इधर उधर से दुनिया भर के ढूंढ के अपने नौकरी दी एक्सपर्ट्स। अब कौन आएंगे, तो बहुत सारे वो होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। तो हमारे इंडिया में भी 8 ऐसे रिटायर्ड नेवी के अफसर थे, बड़े अपने अपने फील्ड के माहिर नेवी अफसर। तो इनको भी इस कंपनी से ऑफ़र आया, क्योंकि ये बड़े सूटेबल लोग थे कतर की नेवी को ट्रेन करने के लिए। तो अब इन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो ये 8 लोग थे, इनका काम था कतर के नेवी को ट्रेन करना। अब ये जो 8 हैं, इन 8 के जो नाम हैं वो है नवतेज सिंह गिल, बीरेंद्र कुमार वर्मा, इसके अलावा सुगुनकर पकाला, संजीव गुप्ता, अमित नागपाल, सौरभ वशिष्ठ और रागेश गोपा कुमार। इसके अलावा पूर्णेंदु तिवारी। तो ये 8 लोग। अब ये 8 लोग इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं कतर में, जो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ के काम करती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान कुछ साल पहले ऐसा होता है कि कतर को लगता है कि उसे अपनी नेवी को मजबूत बनाने के लिए कुछ सबमरीन खरीदने की ज़रूरत है, युद्धपोतक, और नेवी का काम ही यही है। तो उन्हें ये भी था कि इधर आसपास में बड़े बड़े देश हैं, तो कुछ गड़बड़ ना हो तो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहिए। तो बड़ी खुफिया तरीके से कतर बात कर रहा है पनडुब्बी खरीदने के लिए इटली से। इटली की एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है फाइनसेंटेड स्पा। ये कंपनी जो है पिछले मतलब सैकड़ों सालों से पनडुब्बी जहाज़ बना रही है, और कहते हैं कि इसने अब तक 2000 से भी ज़्यादा पनडुब्बियाँ बनाई हैं और बड़े कारगर होते हैं। तो अब कतर की गवर्नमेंट इटली की इस कंपनी से कांटेक्ट करती है और खुफिया तरीके से, और उससे पनडुब्बी खरीदने की डील करती है। इस पनडुब्बी के साथ साथ जो डील हुई थी वो थी 4 जंगी जहाज़, एक हेलीकॉप्टर कैरियर और कई सारे नेवल बेस, जिनमें से एक बहुत बड़े नौसेना बेस को बनाने के ऊपर भी डील हुआ था कि ये सारे भी डील बनेंगे। लेकिन मामला आके जो फंसा वो ये था कि एक ऐसी पनडुब्बी बनाने थी जो जिसके लिए ऑर्डर दिया गया इटली की इस कंपनी को, वो एक ख़ास धातु से बनाया जाना था ये पनडुब्बी, और उसका इस्तेमाल इसलिए ख़ास धातु से किया गया ताकि पानी के अंदर, पनडुब्बी अक्सर पानी के अंदर रहती है और फिर कहीं भी उसको भेजिए दुश्मनों की नज़र तो पड़ती नहीं है, तो पानी के अंदर कोई भी मीडियम या माध्यम के ज़रिए इस पनडुब्बी का कोई और पता ना लगा सके। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें, आजकल तो बहुत डेवलप हो चुका सब कुछ, तो पनडुब्बी का भी पता लगा लेते हैं कहाँ पे कैसी है। लेकिन कतर जो पनडुब्बी खरीदने जा रहा है वो एक ऐसी पनडुब्बी थी इटली से कि वो एक ऐसे मेटल या धातु का बना हुआ है जो पानी के अंदर तो है, लेकिन कोई दुश्मन देश उसके बारे में पता ना कर सके कि इसके नीचे पनडुब्बी है। तो ये बड़ी ख़ास किस्म की पनडुब्बी, और इसकी डील चल रही है बड़ी सीक्रेट तरीके से। सीक्रेट क्यों? उसकी वजह यही थी कि सिवाय उस इलाके में ईरान के पास ऐसी पनडुब्बी किसी और के पास है नहीं। तब ईरान के पास है और कतर ख़रीद रहा है, लेकिन कतर ख़रीद रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम? कतर तो एक पीसफुल देश है, कंट्री है। तो उसमें इशू ये था कि इज़राइल इस पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं चाहता कि कोई सैन्य तरीके से बहुत मजबूत हो, पावरफुल हो, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये पावरफुल होंगी तो ये सारे इस्तेमाल मेरे ही ख़िलाफ़ करेंगे, क्योंकि तमाम अरब मुल्कों के बीच में गैर अरब देश इकलौता इज़राइल है। तो ओमान ने भी कतर ने भी यही किया कि इसको इसलिए ख़रीद रहा था बहुत गुपचुप तरीके से, सीक्रेट तरीके से, ताकि ये बात लीक ना हो और इज़राइल या बाकी किसी ऐसे देश को पता ना चले जो इस डील में रुकावट डाले। तो ये पनडुब्बी की डील चल रही थी। अब इत्तेफाक से जो कतर की सुरक्षा एजेंसी है, कतर स्टेट सिक्योरिटी और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी,
इन्होंने अचानक पाया कि इस डील को लेकर कुछ लोग इसको लीक कर रहे हैं, और उनका जो दावा है वो ये है कि उनके पास टेलीफोनिक बातचीत, मैसेजेस, ये उनके पास पकड़े गए और उन्होंने कहा कि ये लीक किया जा रहा था। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, हालांकि अभी तक कतर ने कहीं ये नहीं, इजराइल का नाम नहीं लिया है, न कुछ जो इनके चार्जेस हैं वो पूरी तरह से बताया है कि क्या है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, जैसे कतर का ही एक चैनल है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, अल जज़ीरा, ये कतर से ही ब्रॉडकास्ट होता है। तो अल जज़ीरा और बाकी जो कतर के करीबी देश तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए आया कि ये इन्फॉर्मेशन जो पनडुब्बी ख़रीदी जा रही थी इटली से, ख़ास किस्म की, इसकी पूरी डील और इसकी इन्फॉर्मेशन इज़राइल को लीक की गई ताकि इज़राइल इस डील के में रोड़ा डाले और कतर को ये पनडुब्बी ना मिले। तो उनका दावा ये था कि ऐसे कुछ उनके सबूत मिले इलेक्ट्रॉनिक, और उसी के बाद सबूत के आधार पर फिर उन्होंने इन 8 अपने एक्स नेवी, इंडियन नेवी के जो रिटायर्ड अफसर थे, इनको, इसके अलावा इस कंपनी के सीईओ जो कि ओमान के सिटीज़न है, कल मैंने कतर का बता दिया था, तो वो ओमान के, उनको और एक और शख्स जो इंडियन नहीं है, 10 लोगों को इस जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। अगस्त के महीने में लास्ट ईयर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर उनको बड़े एकदम आइसोलेशन में रखा गया। बाद में ये जो सीईओ है इस कंपनी का, ये ओमान का है, इसको रिहा कर दिया गया। लेकिन हमारे जो 8 इंडियन नेवी के अफसर हैं उनकी रिहाई नहीं हुई। तब कतर अथॉरिटी का कहना है कि उनके पास सारे प्रूफ हैं, हालांकि ये प्रूफ अभी तक भारत सरकार को भी नहीं दिखाया गया। भारत सरकार का कहना है कि चूँकि हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो जो भी एक्सेस है हमारा वो सब कुछ वहाँ पर है और रिश्ता ठीक ठाक है, तो वो सारे दस्तावेज़, वो सारे एलिगेशन जो लगे हैं, वो सारी चीज़ें अब भारतीय अथॉरिटी के पास होंगी, क्योंकि बातचीत दोनों चैनल से चल रही है। तो उसके बाद जो भी चीज़ें हैं सामने आ जाएंगी। तो ये है मामला जिसके ऊपर मई में बहस पूरी हुई थी इसी साल, और अब कल कोर्ट ने फैसला सुनाया। 8 हमारे एक्स नेवी अफसरों को सजाए मौत का फैसला। तो ये थी पूरी कहानी जिसकी वजह से ये फैसला आया। अब उम्मीद और दुआ यही करनी चाहिए हम लोगों को कि ये सब कुछ सुलझ जाए। और वैसे भी जहाँ तक कतर की बात है, कतर एक बड़ा पीसफुल देश है। खुद हमारी एम्बेसी, हमारी भारत सरकार, उन सब का भी स्टैंड यही है, और रिश्ते भी बड़े अच्छे रहे। अभी लास्ट कुछ साल पहले ही कतर के जो शासक थे वो भारत का दौरा किया था। हमारे कई आपस में लेन देन भी हैं। कतर के बारे में ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार जो है उनमें से एक देश। ये क्यों अमीर है, छोटा सा, लेकिन इसकी अमीरी और उसकी भी कहानी बड़ी अजीब है। कतर की कहाँ शुरू हुई, कहाँ पर अभी है। तो दुनिया में सबसे बड़ा गैस का भंडार है। तेल है ही इनके पास। तो तेल और गैस दो ऐसी कीमती चीज़ें, मतलब दोनों सोना ऐसा, जिसकी वजह से इनकी चांदी हो गई। अब चूँकि बाद में, पहले ये नहीं मालूम था, पहले क्या था ना कि कतर में सिर्फ रेत ही रेत थे, एक रेतीला सा इलाका, और इनका मोतियों के लिए बड़ा मशहूर था कतर। वहाँ पे मोती खूब निकलते थे, मोती का ही कारोबार होता था और मोती से ही पूरा सब कुछ चल रहा था, जब तक ये सऊदी अरब के अधीन था। लेकिन उसके बाद अचानक फिर जब, क्योंकि बाद में पता चलता है कब कहाँ किसके नीचे गैस है, कहाँ तेल है, तो जैसे ही सऊदी से छुटकारा मिला, उसके बाद कतर की अपनी सब जांच हुई तो पता चला अरे कमाल है, वो तो ख़जाने पे बैठा हुआ देश है, गैस का भंडार बेशुमार, तेल ही तेल। तो कतर की किस्मत पलट गई। कहाँ मोतियों के लिए मारामारी हुआ करती थी और कहाँ इतने पैसे अचानक आ गए, और कतर देखते ही देखते दुनिया के अमीर देशों में शुमार हो गया। कहते हैं कि 2023 की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कतर दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश, दुनिया का चौथा है सबसे अमीर देश, और यहाँ भारतीय बड़ी तादाद में काम करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था।
कतर के एक शख्स के एक साल की जो कमाई है पर कैपिटा इनकम पर ईयर, एक साल 51 लाख इंडियन रुपीज़ में, मतलब सबसे गरीब आदमी भी कतर का जो है वो एक साल में 51 लाख रुपए कमाता है। तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारे यहाँ 1000 में होता है और वहाँ पे 51 लाख एक साल में पर कैपिटा इनकम वहाँ है। और उसकी वजह से मतलब फिर वहाँ अमीरी भी है। तो ये तो हुआ कतर, अमीर और एक शांत प्रिय देश। कतर की सेना का भी आपको बताया। अब कतर में दो चीज़ें और बड़ी फेमस हैं, उसको आपने अक्सर देखा होगा। एक कतर एयरवेज़। कतर एयरवेज़ के बारे में कहा जाता है कि ये पहला एयरवेज़ है जिसने 5 स्टार कल्चर को किसी प्लेन में डाला। कतर एयरवेज़ के बहुत सारे ऐड वैड आप देखते होंगे, शायद अपने नहीं, वर्ल्ड कप का तो वो है एमिरेट्स है। कतर एयरवेज़ भी कई बार स्पॉन्सर होता है। तो कतर एयरवेज़ पूरी दुनिया में मशहूर है अपने शान व शौकत के लिए, क्योंकि वो पहला एयरलाइंस था जिसने एक क्रिएट किया कि एक प्लेन उड़ता हुआ 5 स्टार होटल हो सकता है, और इसलिए कतर एयरवेज़ दुनिया में मशहूर है। कतर को मशहूर करने वालों में एक और चीज़ आई बाद में, वो है अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल। अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल कतर का माउथपीस माना जाता है। हालांकि अल जज़ीरा का कई बार मतलब बाकी जो अरब देश हैं वो विरोध भी करते हैं। कई अरब देशों ने तो बैन भी लगा दिया कि ये ख़िलाफ़ जाता है, और कई अरब देशों में जब भी जंग, चाहे सीरिया और ये हो, तो कहते हैं कि अल जज़ीरा किसी एक साइड का पक्ष लेता है। लेकिन अल जज़ीरा और कतर एयरवेज़ ये दो चीज़ें हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ जो हाल के वक्त में हुई लास्ट ईयर, फीफा वर्ल्ड कप। आसानी से इसकी मेज़बानी किसी देश को नहीं मिलती है। इसमें इतने पैसे खर्च होते हैं सिर्फ होस्ट करने और तैयारी करने के लिए। कहते हैं कि शायद हमारे एक साल का जो पूरा बजट होता है हमारे देश का, उससे ज़्यादा पैसे इसकी तैयारी में कतर ने खर्च कर दिए थे। और जितने स्टेडियम बनाए फुटबॉल मैच के लिए, अब ये हुआ कि फ़ुटबॉल फीफा तो ख़त्म हो गया, टोटल वहाँ आपकी 25-27 लाख की आबादी है, तो ये इतने बड़े बड़े विशाल का ये स्टेडियम का होगा क्या। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेडियम को, हॉस्पिटल में पहले से ही प्लान था कि इस तरीके से बनाएंगे, हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया, कुछ और इमारतों में तब्दील कर दिया, कुछ गिने चुने स्टेडियम को बस रखना है, बाकी सबका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस फीफा वर्ल्ड कप से न सिर्फ टूरिज़्म बढ़ा बल्कि आमदनी भी हुई, खर्च किया तो आमदनी भी हुई। तो ये एक फीफा वर्ल्ड कप का फ़ायदा हुआ। भारत के साथ कतर के, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिश्ता हमारे 1973 में हम दोनों के राजनयिक संबंध कायम हुए थे। 1973 में भारत और कतर के। कतर में हमारा एक एम्बेसी है, दूतावास है, जो वीज़ा के सारे और रिश्तों के काम आता है। उसी तरह से कतर का इंडिया में एक दिल्ली में, एक मुंबई में है। हमारी 90% जो गैस है, कतर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी देखिए आप, कि भारत जो गैस आयात करता है, इंपोर्ट करता है, 90% गैस हम कतर से लेते हैं, 90%। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में कैदियों की अदला बदली का भी समझौता है। और यही आपने देखा होगा कि जो ओनिबा और शरीक केस मैंने सुनाया था, उसमें असली गुनहगार यही था और बेकसूर को वहाँ पकड़ लिया गया था। तो भारत सरकार ने स्टैंड लिया था कि आप ये बेकसूर इनको छोड़ दीजिए, ओनिबा शरीक को, हम जो असली गुनहगार, हम आपको अगर ज़रूरत पड़े तो हम सौंप देंगे, वरना आप कहें आपको भरोसा हम पर, तो हम यहाँ उनके ख़िलाफ़ जो हमारा कानूनी पूरा तरीका है, जो कोर्ट सिस्टम है, हम उसके हिसाब से सज़ा दिलाएंगे। तो ये भी है। तो कुल मिलाकर कुवैत के साथ सारे रिश्ते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। बस ये एक चीज़ आ गई और दुआ यही है कि मसला भी हल हो जाएगा और सब कुछ ठीक होगा। अभी ऊपरी अदालत है, भारत सरकार की बातचीत भी चल रही है। तो ये जो हमारे एक्स नेवी के अफसर हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये बाहिफाजत सकुशल ज़रूर देश लौटेंगे। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला। आज मोहम्मद शम्स राजू, वाह ये भी शम्स हैं, तो हैप्पी बर्थडे शम्स राजू साहब आपको। इसके अलावा अनिल भाईक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल। और ये अश्वनी और नेहा भाईक जी ने भेजा है। साथ ही विनेश कुमार सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विनेश। इसके अलावा सकू, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सकू। और ये भेजा है छीतरमल और राजा राम बिश्नोई जी ने। निधि चितोडिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निधि। और ये भेजा है सावन वर्मा ने।
साथ ही गुरप्रीत जी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुरप्रीत जी। और सतपाल सिंह इन्होंने भेजा और इत्तेफाक से कतर से हैं ये। तो सतपाल जी, कतर की कुछ खबर हो तो ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा, ताकि आपके ज़रिए बाकी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को भी मैं बताऊँ। शादाब सुभान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शादाब। और ये भेजा है विमलेंदु कुमार ने। इसके अलावा मुराद अतीरी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुराद। और ये रवि कुमार जी के बेटे हैं। साथ ही कमरुद्दीन चीता, इनका भी आज जन्मदिन है, नाम अच्छा है चीता साहब, तो हैप्पी बर्थडे कमरुद्दीन चीता। तज़ीन खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तज़ीन। और ये बेटे हैं यास्मीन और मंसूर खान के। साथ ही सीरत शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सीरत। और ज्योति, आशीष और दीपक शर्मा जी ने भेजा है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।